तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों के अपनी एक पसंदीदा चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह इस शनिवार को साप्ताहिक बाजार, इससे पीछे एक सप्ताह में मार्केट ने क्या कहा, क्या किया, आगे की एक सप्ताह की दिशा क्या तय हो सकती है, उस विषय पर आपका अपना चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल साप्ताहिक बाजार दर्शन जो लेकर के आता है, उसमें आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस हफ्ते बाजार ने सिर्फ चार्ट नहीं, ट्रेडर की साइकोलॉजी भी टेस्ट की है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए, नमस्कार, मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपको लग रहा है ना कि इस हफ्ते मार्केट में एक रैंडम चाल चली है, नहीं, तो आप फिर यहां पे गलत हैं। कभी ऊपर रही, कभी नीचे रही, कभी पैनिकनेस में रही, कभी रिलीफ रही, कभी दवा काम दिया, कभी दुआ का काम किया। तो इस तरीके से मिला जुला एक मूड रहा और हम इसका पूरा पंचनामा एक सप्ताह की मार्केट का कैसा रहा, अगला सप्ताह कैसा होने वाला है, हर एक सेक्टर पर पैनी नजर पंचनामे के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा ना कि मार्केट बिल्कुल सही चल रही है, बस हम उसकी भाषा को उतने स्टाइल से, उतने तरीके से थोड़ा सा समझने में नाकामयाब रह पा रहे हैं। अन्यथा अगर आपने उस मार्केट की भाषा को सुनना और समझना शुरू कर दिया तो यकीनन आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते अगर हम बाजार की बात करें तो हमने ये बाजार ने हमें ये बता दिया, हमें ये सिखा दिया, हमें ये दिखा दिया कि भाई सिर्फ हेडलाइंस देखकर ट्रेड करना और सिस्टम बिना समझे ट्रेड करना, ये बिल्कुल दोनों एक अलग अलग चीज है। आप ऐसे कह लीजिए कि ये जमीन और आसमान के फर्क को बताता है। तो चलिए, आज का साप्ताहिक बाजार दर्शन सिरे क से शुरुआत करते हैं, जहां हम सिर्फ क्या हुआ नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या हो सकता है, इन सब की बातों को आपके अपने चैनल पर समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ना बाजार की बात करेंगे कि ये ग्लोबल दर्शन की बात करेंगे कि दुनिया का ये जो मूड है ना वो क्यों हिला हुआ है। इस बार, पिछली बार को आप देखिए तो ग्लोबल न्यूज में हम लोगों ने चाइना को कवर किया, अमेरिका को कवर किया, इस तरीके से यूरोप को कवर किया। लेकिन आज के ग्लोबल दर्शन में हम फेड को कवर करेंगे, डॉलर को कवर करेंगे, यूरोप को कवर करेंगे और हमेशा अमेरिका तो एक हमारे लिए मार्केट के दृष्टिकोण से माई बाप तो बना ही रहता है। तो मार्केट का आपने कभी नोटिस किया है कि आज की जो मार्केट है ना, इस सप्ताह की जो मार्केट है, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप अपने घर में टीवी चला लेते हैं ना, कि टीवी तो आपके यहां पर है, टीवी के अंदर जो चीज दिखाई दे रही है उसका रिमोट का कंट्रोल जो है वो आज ग्लोबल के पास है। तो मार्केट का कंट्रोल इंडिया में नहीं है, राइट? जो मार्केट का कंट्रोल है वो इंडिया में नहीं, रिमोट जो है ना वो कहीं बाहर है। तो इस हफ्ते का पूरा मूड ग्लोबल न्यूज ने सेट किया, ग्लोबल न्यूज ने तय किया। लेकिन हाँ, यह भी बहुत खामोशी और बेहतरीन बात है कि हमने भी वहां पर एक अच्छा सा प्ले रोल किया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो फेड इस हफ्ते में एक रियल गेम चेंजर का भूमिका को तय करता है। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व ने कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं किया, हर बार की तरह कोई ड्रामा, कोई नाटक, कोई नौटंकी नहीं किया। लेकिन जो सबसे डेंजरस होता है ना, वो होती है उनकी लैंग्वेज, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका। हर व्यक्ति विशेष की जो स्टॉक बाजार से है वो इस पर पैनी नजर रखता है, पैनी रिसर्च बना करके रखता है। वो फेड ने इस बार की अगर आपने उसकी स्टडी की होगी तो उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली। रेट्स और टाइट नहीं किया गया, ये फेड ने बोला। लिक्विडिटी पूरी तरह से चोक नहीं करेंगे, इस बात पर उनकी पूरी जोरदार असर रहा। ग्रोथ को उन्होंने एक अलग से स्पेस दिया, क्योंकि लिक्विडिटी पर अगर इन्होंने काम किया तो जाहिर सी बात है इन्होंने ग्रोथ के जो स्पेस है उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी, थोड़ा सा तेल दिया। मार्केट ने इसको जो है अलग तरीके से ऑब्जर्व किया, अलग तरीके से पढ़ा। जैसे रिस्क लेने का जो लाइसेंस है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, राइट? तो इससे थोड़ा सा फ्यूल का काम मार्केट में देखने को मिला, जो इस सप्ताह में आपने भी अपने चार्ट पर, इंडेक्स पर देखने को मिला होगा। इसी एक चीज को अगर हमने थोड़ा सा और असरदार तरीके से देखें तो यूएस मार्केट में भी इसकी एक बेहतरीन हलचल दिखाई दी, एशियन मार्केट में भी इसका एक बेहतरीन हलचल दिखाई दिया। और अगर आप फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में देखिए तो एक एक्सप्लोसिव रैली के रूप में हम लोगों को देखने को मिला, जिस पर सबसे ज्यादा पैनी नजर लोगों की
इस सेक्शन पर और इस न्यूज पर थी। अब उसी के एक कदम और आगे चलते हैं तो हम लोग इंडिया पर जाने से पहले ग्लोबल में एक और सेंटिमेंट की बात कर लेते हैं जो पिछले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। एक डॉलर का इंडेक्स, एक रुपीस का इंडेक्स, और इस बार जो है ना बॉन्ड यील्ड्स के बारे में भी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि पिक्चर में थोड़ा सा ये भी साथ में आ गए। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स की भी बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो पहले एग्रेसिव लग रहा था वो इस हफ्ते थोड़ा सा शांत हुआ है, थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हुआ है। अब इसका मतलब हम और आप क्या निकाल सकते हैं कि एफआईआईज के लिए इंडिया एग्जिट का प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पे इस तरीके से चेंजेस आते हैं सीधा इंडिया में एफआईआईज की सेलिंग बढ़ जाती है। आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा मार्जिनल सपोर्ट मिला है और रुपीस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पर रिसर्च बेस पर समझने की कोशिश करें तो जब डॉलर शांत होता है तब ये बात समझिएगा कि जो इमर्जिंग मार्केट है वो भी थोड़ी सी सांस लेने के रूप में आ जाती है, मतलब थोड़ी स्टेबलाइज्ड हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं बाकी दुनिया की बात करें जिसमें पिक्चर में हम यूरोप को लेकर आए तो उनका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रहा है पर शॉकिंग नहीं रहा है, राइट? थोड़ा स्टेडी में चल रहा है लेकिन उतना शॉकिंग नहीं रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो उनका डेटा थोड़ा वीक रहा है पर सेंटिमेंटली देखा जाए तो होप जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन जिंदा है। होप पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो यकीनन ग्रोथ सेक्टर पे ही हमेशा काम कर रहा था। लेकिन अगर वहीं क्रूड की बात करें तो ट्रेड में इंडिया के लिए काफी हद तक आपको रिलीफ इस हफ्ते देखने को मिली है और इसका असर अगले बाजार में आप लोगों को 15 तारीख से भी देखने को मिल सकती है, 15 दिसंबर से भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका मतलब निकाला जा सकता है कि इस वक्त नो फ्रेश ग्लोबल ब्लास्ट, अभी ऐसा कोई फ्रेश ग्लोबल ब्लास्ट नहीं हो रहा है। मार्केट अपने असली रंग में दिखने की संभावना है, दिख सकता है, बाउंस कर सकता है और मार्केट एक इस सिचुएशन में जा सकता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, जितने लोग नए हैं, जितने लोग साप्ताहिक दर्शन में आते हैं, उन सभी लोगों को 3 विषय जानना बहुत जरूरी है जो खुशखबरी के नाम से हमने डाल रखा है। एक, आप ट्रेडिंग का महापाठ देखते हैं, संडे के लिए लाइव क्लास में ट्रेडिंग का महाशास्त्र देखते हैं और यहां पर साप्ताहिक बाजार दर्शन देखते हैं। तो इस संडे को हम लोग वॉल्यूम जो आप लोग एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है उसको हम लोग आप लोगों के सामने लाइव मार्केट में लाइव क्लास में आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो संडे को लाइव क्लासेस के लिए आप सब लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को टाइमिंग वहां पर कंफर्म हो सके। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया का बिहार करते हैं, इंडिया के दर्शन करते हैं जहां पे आरबीआई के साथ इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट तीनों को मिला जुला करके एक ओवरऑल सेंटिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भैया, आरबीआई ने यहां पर थोड़ा सा मार्केट को संभाल दिया। अचानक से जब भी कोई इस तरीके की व्यवस्था आती है तो आपको पता है कि वहां पे गवर्नमेंट, वहां पे आरबीआई जो है क्या करता है, पार्टिसिपेट करने लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई ने संभाला और मार्केट ने उसकी परीक्षा भी बहुत तगड़े से ली है, जो कि पिछले सप्ताह आपने देखा होगा। आरबीआई का क्लियर मैसेज है भैया, आरबीआई का स्टैंड बिल्कुल साफ है, ग्रोथ को एकदम रोकना नहीं है, ग्रोथ को बिल्कुल मना नहीं करना है, लिक्विडिटी को सफिशिएंट रखना है, एकदम ग्लोबल मार्केट को चेस करना है, उन पर भी पैनी नजर रखनी है, रेट एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सपोर्टिव रहना है, क्रेडिट फ्लो को रुकने नहीं देना है जिससे कि मार्केट में एक बहाव जो है वो लगातार चलते रहे। और ये इनका बहुत मास्टर स्ट्रोक रहा है, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक्स रहा है। इस वजह से जो इंपैक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस मत पढ़िए, हेडलाइंस का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है उस विषय पर शोध की तरह आपको पढ़ाई पढ़नी है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि जो आपकी बैंक्स हैं, जो आपकी एनबीएफसी सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो हाउसिंग फाइनेंसिंग सेक्टर है, हर डिप पर बायर्स को इन्होंने बहुत तगड़े से अट्रैक्ट किया है और एक अच्छी सी बाउंस को लिया है। अब यहां पर एक साहब सभी लोगों को डिस्क्लेमर दे देते हैं कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का परिवार कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन, कोई बाय, कोई सेल, कोई होल्ड, कोई ऐसी कोई व्यवस्था में हम बिलीव नहीं करते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने पैर पे खड़े हो पाए और शिक्षित हो पाए। तो इसलिए प्लीज मैं डिस्क्लेमर नहीं देना चाहता, बस एक साफ शब्दों में आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि इस दुनिया में, इस व्यवस्था में हमारे साथ जुड़ने का एकमात्र आप अपना उद्देश्य रखिएगा शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा।
शिक्षा। तो इसलिए हमारे द्वारा दिए गए किसी भी शब्दों को मार्केट में होने वाली किसी भूमिका के साथ आपको जोड़कर उसमें अपना बाइंग डिसीजन नहीं लेना है। उसके लिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति का चुनाव करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का चुनाव करिए और वहां पर थोड़ी अपनी जीभ ढीली करके थोड़ा लिक्विडिटी का फ्लो बना करके एक अच्छा, ये ना हो कि दांत में दर्द हो जाए तो लोहार साहब से पूछ लिया जाए, अपने बगल पड़ोसी से पूछ लिया जाए कि भैया दांत में दर्द हो रहा, क्या करें, तो लौंग लगा ले। तो इस वाली व्यवस्था को मैं बिल्कुल सीधा सीधा 400-500 रुपए खर्च करिए, व्हाइट कोट वाले व्यक्ति के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह को मान करके ही किसी कार्य को किया करिए। तो चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन के गेम को समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को देखें तो इस वक्त वह थोड़ा कंट्रोल में रहा है, क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो थोड़ा मैनेजेबल है, जो इस सप्ताह मार्केट को एक इंजेक्शन का काम करते हुए देख रहा है। मार्केट अब नेक्स्ट इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहा है, सबकी पैनी नजर दूरबीन लगाकर माइक्रो लेवल पर चेक करने की नीयत बनी हुई है कि मार्केट का जो नेक्स्ट इन्फ्लेशन का जो डेटा आ रहा है वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर आपके इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट में पड़ेगा। वहीं अगर रेट कट की बात करें तो रेट कट की डायरेक्शंस बहुत साफ सुथरा देगा, उससे हम लोगों को एक दिशा आगे की देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वह भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पर कोई अनाउंसमेंट इन्फ्लेशन का डेटा में आएगा, ये सारे सेक्टर तुरंत का तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन की बात करें तो जस्टिफाइड होगा, और वो उसको अगर जस्टिफाई करता है तो नो डाउट, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा भी उसका न्यूज का इंपैक्ट आएगा तो इक्विटी का जो वैल्यूएशन है वो भी उसको जस्टिफिकेशन करता हुआ दिखाई देगा। अब वहीं पर थोड़ी सी गवर्नमेंट की नीतियों की बात करें, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी अपने कैपेक्स के पैडल को ढीला नहीं रखा है। आप ये मत सोचिएगा कि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पे या कैपेक्स पर गवर्नमेंट ने कोई भी अच्छे रुझान नहीं दिखाया। गवर्नमेंट ने एकदम एक्सकेलेटर दबा के रखा हुआ है और एवरेज मेंटेन करते हुए अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सामान्यतः अभी जब भी रास्ते में खड़ंजा आ जाता है तो बुद्धिमानी वही है कि हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए और उसी तरीके से बैलेंसिंग होकर के उस दिशा को निकाल देना चाहिए। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर बहुत अच्छा काम किया है, इसको ट्रैक पे लाया है, कैपिटल गुड्स को बहुत अच्छी विजिबिलिटी दी है। इस हिसाब से जब सरकार खर्चा करती है तो मार्केट कोलैप्स नहीं करता है। जब आपके पास कोई समस्या आती है तो यकीनन आप अपने घर के मुखिया से, कोई ना कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कोई ना कोई सपोर्ट ले लेते हैं। तो उसी तरीके से जब भी बाजार में ऐसी कोई घटना और दुर्घटना हो तो हमेशा दो चीजों पर आपको जरूर ध्यान रखना है, एक आरबीआई साहब क्या कह रहे हैं और एक गवर्नमेंट की नीतियां इसको लेकर के क्या कह रही हैं। ये दो चीजें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना और देखना है। चलिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं तो हम देख लेते हैं कि भाई एफआईआईज क्या कह रहे हैं, डीआईआईज दर्शन क्या कह रहा है, डॉलर का रिस्क क्या है इस वक्त, क्योंकि रुपीस और डॉलर पिछले हफ्ते की एक बहुत अच्छी न्यूज बनी हुई थी। वहीं पर हम लोग ग्लोबल अनसर्टेनिटी की अगर बात करें कि अनिश्चितता क्या कह रही है तो इस बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस को लेकर के पिछले सप्ताह में एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी। इस सप्ताह भी ऐसा लग रहा है कि इसका इंपैक्ट मार्केट में थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन इस मेजर में हम सबसे ज्यादा एफआईआईज और डीआईआईज साहब के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस हफ्ते जो है ना पैसा सच बोल रहा है। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि पूरे स्टॉक बाजार में, ट्रेडिंग में, इंट्राडे, एफएनओ, जहां पर भी आप जिस सेगमेंट्स में ट्रेड है, जिस सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं उस सेगमेंट में हमेशा एक बात को विशेषतः ध्यान दीजिएगा कि पूरी स्टॉक बाजार में एक चीज हमेशा सच बोलता है और वो है पैसा, वो है फंड, वो है एलटीपी। वो जो आप फंड देखते हैं, जो पैसा चलन देखते हैं, वही सच है। और दूसरी एक सर्वकालिक सत्य है कि यह मार्केट अनिश्चित है, यह मार्केट अनिश्चित है, यहां निश्चित मत होइए, यहां कोई फिक्स्ड माइंडसेट मत बनाइए, यहां स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करिए। तो इस हफ्ते पैसा सच बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईआईज ने एकदम धकाधक खाली बेचने की प्रक्रिया पर काम किया है। इस हफ्ते एफआईआईज ने लगातार सेलिंग का प्रेशर फिर मार्केट में दिया है। डॉलर का रिस्क लगातार बढ़ता गया, इसलिए एफआईआई साहब भागते नजर आए। ग्लोबल की अनसर्टेनिटी ने भी एफआईआईज को डरा के रखा, इसलिए
सेलिंग का प्रेशर फिर इंडिया में देखने को बहुत तगड़े से मिला। मिड कैप की वैल्यूएशन का भी गेम बहुत तगड़ा रहा, जिसकी वजह से एफआईआईज ने लगातार सेलिंग प्रेशर किया, क्योंकि इससे पीछे वाले सप्ताह में मैंने बताया था कि जब सेलिंग प्रेशर आता है तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं उसमें तेजी से बाहर निगेटिव डायरेक्शन की ओर जाता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ यहां पर नेगेटिव बात करें तो ठीक नहीं है, अब इसके कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी होते हैं। तो अब उस पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में समझो कि क्या हुआ। जैसे होता है ना कि आपके पिताजी आपको भड़ाभड़ मार रहे हैं, तो फिर अचानक से किसी के दिमाग में आ जाता है, आपके चाचा आ जाते हैं कि भैया रहने दो, बस बहुत हो गया। तो उसी तरीके से एफआईआई सेलिंग जब ज्यादा ट्रिगर कर गई, ज्यादा बेहतरीन तरीके से सेलिंग प्रेशर, तो अचानक से मार्केट में दो लोगों की बेहतरीन एंट्री हुई, जिन्होंने अपने स्टॉक बाजार पर बड़ा ट्रस्ट रखा, बड़ा भरोसा दिखाया। वो है एक डीआईआई और एक है हम और आप जैसे लोग, मतलब रिटेलर महोदय। तो अब यहां पर अगर हम लोग एफआईआई सेलिंग्स पर ज्यादातर माइंड स्मॉल कैप में पड़ा, और उसी चीज को संभालने का रोल कौन प्ले किया? आपके डीआईआईज ने और आपके रिटेलर ने। इंडेक्स हैवी वेट में बिल्कुल नहीं उठी। कोशिश पूरी की गई थी कि इंडेक्स जो है हैवी वेट में उठनी है, लेकिन उतनी नहीं उठी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग डीआईआईज और रिटेलर्स की बात करें तो साइलेंटली सपोर्ट किया, इसके लिए एक क्लैपिंग तो बननी चाहिए, अपनी पीठ भी हमको और आपको थपथपा लेनी चाहिए। वहीं डीआईआईज और रिटेलर के साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेलर्स की जो एसआईपीज हैं वो लगातार बेहतरीन डिप पर मार्केट को, बाजार को इनडायरेक्टली साइलेंटली सपोर्ट करती हुई दिखाई दी, और सब डिप्स पर खड़े रहे। जितनी डिप्स हुई इस बार इस सब बाजार में, इस सब सप्ताह में आपने देखा होगा, तो भागो भैया बादल गिरा वाले सिस्टम को लोगों ने फॉलो नहीं किया, थोड़ा अपने बाजार पर, थोड़े अपने निवेशकों पर ट्रस्ट रखा। इसी वजह से अगर हम देखें तो मार्केट गिरने की स्थिति में चला जाता। अगर जो लोग अभी से अपना करियर इस दुनिया में देख रहे हैं या इससे पहले 4-5 साल में इस करियर में आए हैं, तो ये चीज आप जाकर के पीछे एक्सपीरियंस करिएगा कि पहले के बाजार में तो वो स्थिति थी कि अगर अमेरिका को थोड़ी सी छींक भी आ जाती थी तो हमारे यहाँ की बाजार को बुखार, टाइफाइड और कोमा के लक्षण हो जाया करते थे। तो अब ऐसी व्यवस्था थोड़ी कम देखने को मिल रही है। अगर आपने पीछे 6 महीने को देखा होगा तो टैरिफ वॉर देखा, ग्लोबल वॉर देखा, क्रूड का वॉर देखा, पैसे का वॉर देखा, तो ओवरऑल आप देखिए तो लगातार बहुत सारे सेंटिमेंट्स को झेलते झेलते, जैसे एक व्यक्ति बहुत दुख झेलते झेलते दुख का आदी हो जाता है, उसके बाद उसको दुख छोटा लगने लगता है, वैसे ही आपके स्टॉक बाजार ने भी इतने ज्यादा उतार चढ़ाव को देख लिया कि अब उसके अंदर थोड़ी मजबूती आ जाए। तो उसका इंपैक्ट जरूर समझिएगा कि जहां बाजार के गिर जाने की स्थिति थी वहां पर बाजार रुका है, वहां पर बाजार ने पूरा ट्रस्ट किया है, टूटा नहीं। जहां पर हम लोगों को एक नेगेटिव वाइब्स आ रही थी वहां पर नेगेटिव वाइब्स नहीं आया। सपोर्ट लेवल इतना इंटैक्ट रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसने मार्केट को एक बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव वाइब्स में रखा। अब चलो भैया तुमको एक काम की बात यहां पे बता देते हैं, एफआईआईज डीआईआईज के संदर्भ में बता देते हैं कि जब एफआईआईज बेचता है तो ये बात रखो कि डीआईआईज को संभालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर डीआईआईज ने नहीं संभाला तो मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव बिना कह के इसको सरल भाषा में कहते हैं कि मार्केट टूट जाती है। लेकिन इस बात का दूसरा रूल समझना, जब एफआईआई बेच रहा है और डीआईआई संभाल रहा है तो समझ जाइए कि मार्केट थोड़ी स्थिति के लिए स्लो हो जाता है, लेकिन वीक नहीं होता। मार्केट एक समय के बाद बाउंस बैक जरूर करता है। तो इस कंडीशन को लेकर के भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। चलिए भैया प्राइस एक्शंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन के दर्शन कर लेते हैं, करेंसीज के साथ जोड़ करके इनकी भी भूमिका बाजार में कैसी रही, इस हफ्ते इन्होंने क्या कहा और इसका अगला सप्ताह में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। चलिए इसकी मिली जुली बात कर लेते हैं। अगर हम हफ्ते की कहानी देखें तो हर भिन्न भिन्न लोगों की जुबानी अलग अलग है, तो कहानी और जुबानी दोनों को थोड़ा सा मिलाते हैं। मंडे से लेकर ट्यूसडे तक की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि वीक ओपनिंग रही, एफआईआईज का प्रेशर लगातार बना रहा, प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला लगातार चलता रहा। निफ्टी को देखिए तो 25,800 के नीचे आने की तैयारी पर लगा हुआ था, मूड थोड़ा सा ना डरा हुआ और फियर का बना हुआ था। अचानक से बुधवार गणेश जी का दिन एंटर करता है और आपने देखा कि रिकवरी जो है वो थोड़ी सी अटेम्प्ट्स में आती है, थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगती है, पर सस्टेनेबिलिटी को वो जो है ना बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं रख पाते हैं, बहुत ज्यादा
क्या करके नहीं रख पाते हैं, उसको स्टेबलाइज्ड करके नहीं रख पाते हैं। अगर हम लोग ब्रेथ की बात करें तो थोड़ी सी वीक रही है, मूड की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा है। तो इसलिए थोड़ा सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर आपने देखा होगा तो मार्केट का मूड थोड़ा सा कंफ्यूजन से एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में घूमता हुआ दिखाई दिया। फिर आता है पिक्चर में थर्सडे और फ्राइडे, तो ग्लोबल जो क्यूज है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, और पॉजिटिव की उधर न्यूज आई तो साहब यहां पर दवा काम कर गई। रिकवरी जो है, कवरिंग जो है वो लगातार स्टार्ट हो गई। रेट सेंसिटिविटी की बात किया जाए तो बाइंग लगातार बढ़ गई। मूड की बात किया जाए तो थोड़ा आराम महसूस होने लगा। रिलीफ रैली वो आपको देखने को मिल गई। तो रिलीफ रैली के साथ प्राइस एक्शन ने अपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर ठीक ठाक काम किया और मार्केट की दिशा और दशा को थोड़ा रिलीफ कंडीशन में पहुंचा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्टर के दर्शन देख लेते हैं कि किसने कांड किया और किसने कमाल किया। तो सेक्टर वाइज थोड़ा सा हम लोग इस चीज को डीप स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस सप्ताह सेक्टर का क्या इंपैक्ट रहा, कौन हिला, किसने काम किया, किसने कांड किया, किसने कमाल किया। इन तीनों व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग सेक्टर वाइज जो है अब डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। तो आपको पता है कि सारे सेक्टर कवर करेंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, रियल एस्टेट, फार्मा, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी। फिर हम लोग आपको टेक्निकल दर्शन, डेरिवेटिव्स, मिड कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीजों को इसमें कवर करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पिक्चर को पहले नोट के साथ स्टार्ट करें, जहां पे आपकी आरबीआई, जहां पे आपको रुपीस और डॉलर सभी की लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर था उन्होंने हीरो की तरह काम किया, क्योंकि उनको आरबीआई का एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा काम किया। अगर हम लोग बात करें तो रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ बैंकिंग सेक्टर में, नॉन बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी सेक्टर में ठीक ठाक पॉजिटिव अप्रोच रहा। लीडर्स की बात करें तो इस वक्त लीडर्स के रूप में निकलकर आपकी रियलिटी एंड हाउसिंग सेक्टर आता है। रेट सेंसिटिविटी का सबसे ज्यादा फायदा रियलिटी और हाउसिंग सेक्टर को मिलता है। डिमांड की विजिबिलिटी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म्स में अचानक से पिछले बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार में एक टर्म बुलिश मोमेंटम में आया, जिसमें ऑटो सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। चीपर लोन के साथ लोगों ने ऑटो सेक्टर में भी एक मूव देखने को मिला, क्योंकि रूरल डिमांड को स्टेबल किया। ऑटो सेक्टर ने भी परफॉर्मेंस को, अपने आप को ग्रोथ होप के साथ आगे बढ़ाया। अगर हम लोग सेलेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सेलेक्टिव स्ट्रेंथ में आईटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसने इस चीज का फायदा उठाया जो आपको ग्लोबल मार्केट में डॉलर और रुपीस के बीच में जो लड़ाई पिछले हफ्ते देखने को मिल रही थी, उसका फायदा आईटी सेक्टर ने उठाया। वीक रुपीस का जो मार्जिनल बूस्ट था डॉलर के मुकाबले में, उससे आईटी को हेल्प मिल गया और वहां पर आईटी ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसका सीधा असर आपके यूएस आउटलुक पर पड़ रहा था, क्योंकि यूएस आउटलुक पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और इस सप्ताह में अगर आप देखिए तो यूएस आउटलुक भी जो है स्टेबल रहा, डिफेंसिव प्लेयर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन वहीं अगर हम लोग थोड़ा सा ना देखें कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में, तो पिछले हफ्ते में फार्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, हमने पिछले साप्ताहिक दर्शन में बताया था। लेकिन इस बार, इस वीक में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा डिफेंसिव मोड में फार्मा सेक्टर जा रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ही कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा ऐसा सेंटिमेंटल चेंज नहीं देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो भी स्टेबल रहा, नेचुरल्स की बात करें वो भी स्टेबल रहा, मेटल्स की बात करें तो चाइना की अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। इसकी वजह से मेटल्स में भी थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक अनिश्चितता का संबंध बना हुआ है। डिमांड की बात करें तो डिमांड कंसर्न बिजनेस है, अगर डिमांड आता है तो नो डाउट सप्लाई क्रिएट होती है। अगर वहीं अंडर परफॉर्मर्स की बात करें तो आपको भी पता है कि इससे पहले भी क्लास में बताया था, आज भी मैंने बताया था कि जब भी कभी भी एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है, ग्लोबल के सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूएशंस थोड़ा सा चेंज होते हैं, तो इस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों पर एक अलग से प्रेशर दिखता है, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। तो यहां पर एफआईआईज की एग्जिट ने फिर से इन तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों को अंडर परफॉर्मर बना दिया। और हाई वैल्यूएशन का गेम तो हैंगओवर सबके ऊपर चढ़ा ही हुआ है। हर व्यक्ति
स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फाउंडर बना टहल रहा है। तो हर व्यक्ति को इसी तरीके से अपने आप को हैंगओवर करे हुए वो मार्केट में टहल रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन का गेम बहुत राइज कर रहा है। इस कंडीशन में आप हमेशा थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सजग और ईमानदार रहिए। साथ ही साथ अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि कभी अगर किसी चीज में आपकी चूक हो जाती है तो संस्था का नोटिफिकेशन आपको कहीं पर हेल्प कर सके। हाई रिस्क जोन में अगर हम लोग देखें तो भाई थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं, डेरिवेटिव्स के दर्शन कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडेक्स और डेरिवेटिव्स का किस तरीके का हाल रहा, क्योंकि चार्ट का पीछे की जो लड़ाई है ना वो बहुत बेहतरीन रही है। आपने पूरे सप्ताह उसको एंजॉय किया होगा। 26,000 जो है ना एक बैटलफील्ड बना हुआ है ना, लड़ाई की पूरी योजना 26,000 के आर और पार वाली चल रही है। हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आपने ओआई डेटा के साथ, नई राइटिंग डेटा के साथ एनएससी की वेबसाइट पर देखा होगा। फ्राइडे को जो है एक शॉर्ट कवरिंग आपने डेरिवेटिव्स की मार्केट में देखा है, वहां से वहां एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि आपको पता है बेयर को भागना पड़ा, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव आया, इससे पीछे के जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि एफआईआईज की सेलिंग के प्रेशर को डीआईआईज और रिटेलर बंधुओं ने संभाला है। बुल्स नए नहीं आए, ये बात ठीक है, लेकिन यहां तक भी सही है कि उन्होंने मार्केट की कंडीशन को थोड़ा पॉजिटिव किया है। अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के साथ एक कदम आगे चल लेते हैं कि भैया कैसा रहा हम लोगों का टेक्निकल दर्शन, थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि, और इसी में मिली जुली दो बातें करेंगे। एक तो चार्ट डायरेक्शंस की भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन भी बात कर लेंगे कि अगले सीन का हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कहां ट्रिगर हो सकता है, किस पर ध्यान रखना है। तो इन दोनों को हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप यहां टेक्निकल दर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको बाजार के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूबरू कराएगा। लेकिन कौन सी न्यूज को टेक्निकल चार्ट पर जोड़ करके पढ़ना है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ यह पॉइंट जो है साझा करने जा रहा हूं। तो इन्फ्लेशन डेटा पर आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन नजर रखनी है। इन्फ्लेशन डेटा का सीधा असर आपको बाजार पर देखने को मिलेगा। एफआईआईज के फ्लो को लगातार ट्रैक करना है, क्योंकि एफआईआईज का फ्लो भी आपके डेरिवेटिव के चार्ट के डायरेक्शन को, दर्शन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है लेकिन खतरे से बाहर नहीं हुआ है। तो आपको ग्लोबल इंडेक्स पर भी सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स को रुपीस इंडेक्स के साथ हमेशा अभी भी कैलकुलेट करके आपको पिक्चर में इनको भी एक अच्छी प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी। साथ ही साथ पिक्चर में एक नई चीज आई है, बॉन्ड यील्ड्स, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन डेटा बॉन्ड यील्ड को भी इस बार पिक्चर के अंदर ला करके थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन न्यूज को ध्यान में रखिएगा, और उसी ध्यान में रखते हुए आप इधर बाजार में निफ्टी को ओपन करिएगा। तो निफ्टी को लेकर के आप जान रहे हैं कि 25,800 इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, 25,900 इसका एक दूसरा सपोर्ट बना हुआ है। तो इसका मतलब 800 और 900 दो लोग नए डेटा के साथ पिक्चर में आए हैं और इन्होंने सपोर्ट का काम किया है। वहीं 26,000 से निकल करके 26,200 और 26,300 आपके रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, नोट डाउन करने से पहले नोट डाउन करिए, लेकिन उसके आगे डिस्क्लेमर में जरूर लिखिए कि यह किसी भी प्रकार का कोई आपको बाइंग, सेलिंग, कोई पोजीशन, कोई लेवल, कोई डायरेक्शन, कोई भी किसी प्रकार का सुझाव, टिप्स नहीं है। तो इस बारे में आप एकदम से सजग रहिएगा, ईमानदार रहिएगा और क्लियर रहिएगा। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निकल जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम आपको सिर्फ और सिर्फ बाजार के न्यूज और अपडेट के माध्यम से जो समझाते हैं सिर्फ वही समझाते हैं। वहीं पर हम लोग अगर थोड़ा सा एक कदम आगे चले तो बाजार के दूसरे बड़े इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट जो है वो 58,800 का बना हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है उस 59,700 और 60,000 पर जाकर के रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने अपने आप को रेजिस्टेंस में ज्यादा रखा है। क्यों? क्योंकि इसका भी पीछे आपको बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा तैयार हुआ है। अब वहीं पर हमारे जितने व्यूवर्स हैं उन्होंने जो साप्ताहिक दर्शन पे अपना टाइम खर्च किया है उनके लिए टेक अवे क्या होना चाहिए, उनकी रियल वैल्यू क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए अब थोड़ी सी चुप्पे से एक आपको बात बता रहे हैं, आप वहां पर सुनकर उसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा और आप यहां से जो चीज सीख कर जाएंगे उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। न्यूज को हेडलाइंस की तरफ पढ़ना बंद करिए। दुनिया में
कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जो शॉर्टकट से आपको आपके मंजिल पर पहुंचा सके। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट तरीके से आप पहुंच तो सकते हैं, बट आप स्टेबल नहीं हो सकते। तो मेरी बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में सलाह कि न्यूज को हेडलाइंस की तरह मत पढ़िए, उसके इंपैक्ट को समझिए कि इस न्यूज का इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, उसका पूरा पंचनामा करिए। कहीं समस्या आती है तो आप उस न्यूज से रिलेटेड आपको कहां तथ्यों में समस्या आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने में कहां समस्या आ रही है, वो आप संस्था के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आइए और हमसे डिस्कशन और डिबेट करिए, जिससे कि आपकी पिक्चर साफ हो, आपको और एक अच्छी ऊर्जा मिले। हर एक रैली को भाई मेरे ट्रेंड मत समझ लो। ये नहीं कि आज कोई न्यूज आया, तुमने न्यूज सुना नहीं, मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, अब आपको हरी झंडी चारों ओर दिख ले, क्योंकि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देने लगता है। तो इसलिए मेरे भाई आपको हर रैली को ट्रेंड नहीं समझ जाना है, एक दिन की मार्केट के मूवमेंट को मार्केट ठीक हो गई नहीं समझ जाना है, नहीं तो वहां पर आपको समस्या देखने को मिल सकती है। और यह भी एक बात बड़ी क्लियर रखने ना, कई वैज्ञानिक कहते हैं कि मार्केट की गिरने भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, मैं भी ये बात कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन भैया हर अपॉर्चुनिटी, हर फॉल को अपॉर्चुनिटी मत समझ लेना कि पता चला कंपनी दिवालिया हो जा रही है और नीचे चली आ रही है और आप उसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। तो हर रैली को ट्रेंड मत समझना और हर फॉल को अपॉर्चुनिटी मत समझना। सेक्टर के रिलेशन, कोरिलेशन और रोटेशन को बहुत समझदारी से आपको काम करना पड़ेगा। पैसा क्या कर रहा है उस पर आपको प्रॉपर नजर रखना पड़ेगा, इसलिए इस बात को लेकर के आपको प्रॉपर सुनिश्चित होना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स की जो बात कमाल की वाली है ना, जिसमें हम लोग बात आपको काम की भी करते हैं, कमाल की भी करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट ने हमें एक बात तो बिल्कुल 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 क्लियर साफ सिखा दी है कि बाजार, पहली बात तो आपको भी पता होगा किसी की सगी नहीं होती, यहाँ पे कोई बाजार का बाप नहीं होता, राइट। बाजार को आप समझने का कोशिश करिए, बाजार को दोस्त बनाने की कोशिश करिए। बाजार ने अचानक कभी ऊपर जाना बाजार का काम नहीं है, कि बाजार ना तो अचानक से ऊपर चला जाता है और ना बिना वजह नीचे आ जाता है ना। ये हमारी आपकी तरह नहीं है, बेवजह घूम रहे हैं, बिना काम के नीचे चले आए, तो ये वाला कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार ना तो अचानक ऊपर जाती है, बाजार बिना वजह कभी नीचे नहीं आती, उसके पीछे होती है एक पॉलिसी, एक साइकोलॉजी, एक मास्टर प्लान, एक न्यूज, एक व्यवस्था। तो पैसे को लेकर के आपको हर एक इन व्यवस्थाओं पे पैनी नजर रखने और स्टडी की आदत तो रखनी पड़ेगी। अगर स्टडी की आदत थोड़ी सी कम है तो उसको इम्प्रोवाइज करिए और संस्था का चैनल जरूर ज्वाइन करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तभी नहीं हो सकता आप कहीं व्यस्त हो। तो आज जो ट्रेडर है ना, इस टेंशन में इन तीनों व्यवस्थाओं को हमेशा से इस बात को लेकर के अपने आप में टिके रहिएगा कि ये तीनों व्यवस्थाओं पर हमें बेहतरीन तरीके से नजर रखनी है। वहीं मार्केट में अगले हफ्ते की ये जो रैली है वो सिर्फ रिलीफ थी, ये बात को बहुत गंभीरता से समझना है। ये कोई बड़े मूव की शुरुआत है कि नहीं है, ये आप तक मैं प्रश्न देकर के चला जा रहा हूं। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अगले सप्ताह के लेकर के आपके क्या सेंटिमेंट है, आपके क्या रुझान है, आपकी क्या सोच है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे संस्था का परिवार और बढ़े और मुझे भी पता चले कि आप इससे कितना लाभ पा रहे हैं और हमें आपके लिए और क्या कंट्रीब्यूट करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इन तीनों खुशखबरी का चैनल, जिसमें हम लोगों के चैनल पर खुशखबरी की एक वीडियो पड़ी है, उसको जाकर के देख लीजिए कि किस किस समय पर कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं। कल रविवार को लाइव क्लास के लिए हम लोग मार्केट के महाशास्त्र में वॉल्यूम चैप्टर्स के साथ आपके साथ स्टार्ट होंगे। पिछली बार आपको आरएसआई पढ़ाई गई थी, उसके बाद आप लोगों का वॉल्यूम चैप्टर कल की डेट में संडे के लिए आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, आप अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।